आइए आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है सेंटेंस। क्या करना है बाबू? सेंटेंस क्लास का पार्ट 2 पढ़ना है। यानी हम पिछले क्लास में ये पढ़े थे सेंटेंस किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के सबसे छोटी इकाई जो हम लोग हिंदी में पढ़े थे वाक्य, वाक्य की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हम वर्ण को पढ़ा है, वर्ण के बाद शब्द बना, शब्द के समूह मिला तो वाक्य बना, वाक्य को पढ़ा है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ा है। और अभी के जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो वाक्य के 5 प्रकार के डिफिनेशन समझने वाले हैं कि आखिर 5 प्रकार किस प्रकार से होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इन सारे संबंधित इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसको अभी के क्लास में हम लोग चालू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसको समझाऊं उससे पहले आप सभी से आग्रह रिक्वेस्ट विनती है कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ढेर सारे लोग हमसे जुड़ सके। आइए फिलहाल हम चालू करते हैं। पहला है एसर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस। समझते हैं। पहले सेंटेंस बताए थे कि सर वाक्यों का एक वैसा समूह जो क्रमबद्ध तरीका से सजाया गया हो उसको बोलते हैं सेंटेंस। आपसे कोई कुछ पूछे सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस एक वाक्यों का समूह है। सेंटेंस एक वाक्यों का समूह है विच शो ऑन या विच एड ऑन सर्टेन ऑर्डर। सर्टेन ऑर्डर का मतलब निश्चित क्रमबद्ध में सजाया गया हो, उसको ऐड किया गया, जोड़ा गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेंटेंस कहते हैं। हम बताए थे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम उसमें पहला पर चर्चा किए थे, उसका नाम था एसर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बाबू? एसर्टिव। अब बस इसी को समझना है कि आखिर एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, चले सारे व्यक्ति ध्यान देंगे। हमने बताया क्या, सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा क्या, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है। क्या बोले? जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है। कथन के मतलब किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया शब्द को व्यक्त करता है। व्यक्त करना मतलब बोल शो कराता है कि हाँ कोई ना कोई स्टेटमेंट व्यक्ति बोला है। फिर से एक बार समझना, हम लिखा जो व्यक्ति किसी कथन को व्यक्त करता है वह एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। कथन का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया वैसा शब्द, उसको बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे हम लिखा उसी को इंग्लिश से पढ़ा क्या, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। मतलब क्या हुआ? सेंटेंस बनता है, मेक मन होता है बनना, सेंटेंस बनता है किससे सर? ए स्टेटमेंट, से खास करके एक स्टेटमेंट से। अब सवाल ये उठता है स्टेटमेंट क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कथन। इंग्लिश में स्टेटमेंट, हिंदी में कथन। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल नहीं आऊंगा, ये मेरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के मतलब किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया कोई वैसा शब्द, किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया एक वैसा वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं सर? तो शब्दों का समूह। अब व्यक्ति कुछ बोलेगा, जैसे बोलेगा मैं, तो ये वाक्य थोड़ी हुआ। लेकिन अगर बोले मैं खाना खा रहा हूं, तो हम कुछ ना कुछ बोले, मैं खाना खा रहा हूं, सब अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्द को एक साथ करेंगे तो वाक्य बना, तो हुआ ना मिला जुला करके। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसको हम लोग वाक्य बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं या कथन बोलते हैं। स्टेटमेंट या कथन। जैसे आपको पूछे हम कि आप कल क्यों स्कूल एब्सेंट थे, तो आप बोलेंगे कि सर मेरा तबीयत खराब था। तो मेरा तबीयत खराब था, ये जो सब एक बोले आप, ये कोई शब्द नहीं है, ये एक वाक्य है। क्या है? सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस कहते किसे? किसी शब्दों के समूह को। शब्दों का तो समूह तो आपने बोला कि सर मैं कल बीमार था, लेकिन अगर दूसरी नजर से इसको देखा जाए तो आपने जो बोला ये एसर्टिव सेंटेंस था। क्यों? क्योंकि आपका ये कथन है कि मैं कल नहीं आया था क्योंकि मेरा कुछ है, तबीयत खराब है। तो उसी को बोलते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई बोला गया शब्द रहे उसको बोलते हैं क्या? एसर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बाबू? एसर्टिव। आ जाओ, क्वेश्चन पूछेगा एसर्टिव सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, तो बोलेंगे किसी स्टेटमेंट से, किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया कथन से, किसी व्यक्ति का कुछ से कथन से। समझ में आ रहा है? आगे एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन लिखा, जैसे लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। कोई व्यक्ति से पूछे आप कहाँ जा रहे हो, तो तुरंत बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो बताओ उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है ना जी, और उस व्यक्ति का स्टेटमेंट, उस व्यक्ति का कथन है कि हमने जब पूछा सर तो बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल। तो ये जो पूरा शब्द हो गया ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस, क्योंकि व्यक्ति का कथन है। दूसरा ही विल कम सून। अब बोले
किसी के बारे में पूछे कि अच्छा बताओ पंकज कब आएगा, तो बोला बस जल्दी आने वाला है। वह कुछ आने वाला है, जल्दी आने वाला है। तो पहली बात समझो, शैल और विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। कौन प्रयोग करते हैं? फ्यूचर टेंस के लास्ट में गागी का प्रयोग होता है। कौन का प्रयोग होता है बाबू? गागी का। हमने लिखा कम सुन। कम सुन के मतलब होता है जल्दी आना। कौन आना? जल्दी आना। मिला जुला क्या हो गया? ही विल कम सुन, वह जल्दी आएगा, वह जल्दी आएगा। बात समझे? अब बताओ, किसी व्यक्ति का कथन हो गया, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा बोला गया एक वैसा शब्दों का समूह जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कथन। क्या बोलते हैं बाबू? कथन। तीसरा शब्द, राम इज नॉट ए गुड बॉय। क्या कोई व्यक्ति बोले राम अच्छा लड़का नहीं है, राम अच्छा लड़का नहीं है, तो उसका स्टेटमेंट क्या हो गया? राम इज नॉट गुड बॉय, राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का। तीसरा, सी रीड्स इन क्लास 6, मतलब 6 क्लास में पढ़ती है। ती है क्यों लगाया सर? क्योंकि यहाँ प्रयोग किया गया किसका? सी का। सी का प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए। सी का प्रयोग किसके लिए? इसलिए हमने कहा कि वह 6 क्लास में पढ़ती है, वह 6 क्लास में। अब सवाल ये हुआ कि सर कोई व्यक्ति का स्टेटमेंट से अगर काम हो जाता खाली इतना सुन से, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता, इसको समझना इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये आता है कि दुनिया में जितना भी शब्द है, तो सारा का सारा शब्द कोई ना कोई व्यक्ति बोला है, कोई ना कोई शब्द बोला। जैसे बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो सब ऐसा डिसएंटेंस हो गया सर। बोले क्या तुम कर रहे हो, तो हम भी ये बोले। इसे नहीं बोले क्या तुम कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम बोले ना जी। तो अभी हमने क्या बोला? किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया शब्दों का समूह, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव करते हैं, एसर्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने बोला ना जी कि कोई व्यक्ति बोले तो उसको एसर्टिव बोलते हैं। तो अब हम ही बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। बोले इसके अनुसार से भी एसर्टिव होगा, लेकिन नहीं होगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। तो थोड़ा सा समझना इसमें क्या है। एसर्टिव पहले कहता है एक वैसा वाक्य जो सबसे पहले व्यक्ति के द्वारा बोला गया कोई शब्द हो, कथन हो, और साथ ही इसमें नोट में सबसे बड़ी समझना क्या है, एसर्टिव सेंटेंस में सामान्यतः पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर अन्य पद आते हैं, और उसके लास्ट में फुल स्टॉप रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, कुछ शुरू होता है। जैसे हम आपको कल बताए थे वाक्य में कि पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। राम खाना खाता है, ऐसे आ गया। अगर इंग्लिश में चले जाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब एक बीच में आप जो इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अनुसार से, अगर टेंस पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है कि मेन वर्ब यूज करना है। साथ ही साथ अगर कौन मतलब टेंस, अब टेंस अलग अलग 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 गो, पास्ट के 4 गो, फ्यूचर के 4 गो। अब बनाने का तरीका 6 प्रकार से। तो उसमें कैसे प्रश्न आता है ये तो डिपेंड करेगा बनाने पे। लेकिन हमको यहाँ देखना मुख्य रूप से कुछ है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू होता है, कुछ शुरू होता है सब्जेक्ट से, उसके बाद आता है क्या? वर्ब, उसके बाद क्या आता है? थोड़ा सा फोकस करिए बोर्ड पर, क्योंकि हम आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में बात समझना। अगर आप सोच के रखो केवल कि सर अगर कोई शब्द का किसी व्यक्ति का कथन हो तो हम उसको एसर्टिव बोलेंगे। कथन तो सब है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कथन है ना जी। क्या तुम कर रहे हो, ये भी हम बोले तो कथन हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ अलग स्पेशल कुछ है क्वालिटीज। वो क्या क्वालिटीज है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, कैसे होना चाहिए। तो हमने लिखा किसी भी असर्टिव सेंटेंस के जो शुरू होगा वो पहले होगा सब्जेक्ट। कुछ होगा सब्जेक्ट, किससे कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट माने कर्ता, यानी किसी सेंटेंस में जो मुख्य रूप से काम करने वाला होता है, ओकरे पर पूरा डिपेंड रहता है। काम करने वाला क्या है, कौन काम कर रहा है ना, रहा है कि रही है। सब्जेक्ट के अनुसार से लिंग वचन चेंज होता है, नहीं होता है। लड़का रहा तो ता लगाएंगे, लड़की रहा तो ती लगाएंगे। मैं बाजार जाती हूँ, अगर सब्जेक्ट में पुरुष रहा तो मैं बाजार जाता हूँ, है ना। यहाँ समझना सब्जेक्ट में कुछ रहेगा सबसे पहले, सॉरी सब्जेक्ट क्या रहेगा सर? भाती। कहाँ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब, और बाद अन्य पद। अन्य पद की मतलब कर बाद ऑब्जेक्ट बचे। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या बचता है? ऑब्जेक्ट बचता है। अब बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ है? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू। बताओ आई माने क्या होता है?
मैं। आई मन क्या होता है, यानी बोल रहे हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल। अब आगे समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, किसी भी सेंटेंस जो प्रेजेंट रिपीट कर रहा है, सॉरी प्रेजेंट टेंस कर रहा है, साथ ही साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्वेश्चन हो रहा रही वाला, तो उसमें आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होता है। कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन के लिए टू का प्रयोग होता है, इसलिए सबको इस्तेमाल किया गया है। तो अभी इस पर चर्चा मत करिए, सही सब कैसे कैसे ऐसे, जब टेंस पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमको ये देखना है सब्जेक्ट है क्या, इसमें सब्जेक्ट है काम करने वाला, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है। तो पहला प्रॉपर्टी तो हुआ कि सर सब्जेक्ट, और दूसरा में क्या होना चाहिए सर, ये बोल रहा है दूसरा में होना चाहिए, कहाँ गया वर्ब, दूसरा क्या होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे करें लास्ट में अन्य पद में कुछ दूसरा नहीं रहता है, अन्य पद में जो हेल्पिंग वर्ब से होकर बाद रहता है ऑब्जेक्ट। क्या समझो वर्ब का, देखो आइए मन में जा रहा हूं, जाना, यहाँ तो विल का प्रयोग कर दिया, काम सुन मन आ रहा है, विल का प्रयोग कर दिया किसके लिए सर, क्योंकि फ्यूचर टेंस का है, यानी यह कम हो गया। ग्राम इज नॉट ए गुड बॉय, इसमें कुछ है, इज का प्रयोग हो रहा है, यही है वर्ब में। आपको पूछेगा सर इज वर्ब है सर, वर्ब बना होता है क्रिया, वर्ब में क्या होता है बाबू, आपको पढ़ाया होगा ना वर्ब में क्रिया, क्रिया दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब को, थोड़ा समझ लो इसको भी, क्रिया दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है, एच और वर्ब, इसी को बोलते हैं एक्सिलरी, इसको बोलते हैं लेक्सिकल। एक्सिलरी कौन सा वर्ब, लेक्सिकल, लेकिन दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। तो ऐसे स्पेशल क्लास हम दिए थे, लेकिन फिर हम एक बार समझाते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो मुख्य रूप से काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, और किसी भी सेंटेंस में जो मुख्य रूप से काम नहीं करने वाला होता है, बल्कि मुख्य कर्ता क्रिया के जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो बोलते हैं कभी कभी सेंटेंस में दोनों वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों, कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मेन वर्ब नहीं आते हैं, समझे। तो वहां वैसे स्थिति में हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं मेन वर्ब। नहीं समझ में आ रहा होगा पक्का, जो लिख के दिखाते हैं, लिखा हुआ आपको सिखाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, लेकिन पहले आपको 2 मिनट की चर्चा करेंगे। अच्छा बात करो कि जब हम लोग घर में होते हैं, कहाँ होते हैं, घर में होते हैं, तो पिताजी भी है और हम भी है, या आप लोग भी है, तो मुख्य रूप से हेड कौन होता है, घर का हेड कौन होता है, जब पिता भी है और आप भी है तो हेड कौन होता है। उसी वक्त को अनजान व्यक्ति कुछ आपसे करने के लिए कहा, कुछ मांग रहा है, तो क्या करेंगे, पिताजी देगा कि आप देंगे, पिताजी का, क्योंकि बड़े व्यक्ति हो गए, मालिक हो गए। लेकिन अफसोस की बात है, पिताजी अगर हमको बोल दिया कि बाबू तुम ये ला के इसको दे दो, तो पिता हो गया ना मेन आदमी, क्योंकि वो बोले, और हमको बोलेगा ला के दे दो, तो हम हो गए हेल्प करने वाला, उनको सहायता करने वाला, यानी पिता हो गया मेन वर्ब, हमको हो गया हेल्पिंग वर्ब, हुआ हेल्पिंग वर्ब। एक चीज और, अच्छा कभी मजाक से पिताजी नहीं रहे घर में, कहीं चले गए घूमने, हम लोग हो गए या आप हो गए, कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपसे कुछ सामान मांग रहा है, छोटा सामान, बहुत बड़ा का भारी चीज नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां पर किसको बोलेगा, जवाब देगा, आप देंगे कि उसके आपके पिताजी होंगे, क्योंकि आपके पिताजी तो वहां है ही नहीं है, कौन देगा, आप लोग देंगे। अब वहां आपने क्या किया, जब पिताजी थे तो आप हेल्पिंग वर्ब वाला काम कर रहे थे ना, लेकिन जैसा ही वो दूसरे जगह गए तो आप कौन सा वर्ब के काम कर रहे हैं, वहां पर मेन हो गए ना जी, आप हो गए मेन वर्ब का, आप हो गए मेन वर्ब वाला, कौन सा वर्ब का कार्य कर रहे हैं, मेन वर्ब का, हेल्पिंग मेन, समझ में। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अक्सर आता है, तो हेल्पिंग को हेल्पिंग बोलेंगे और मेन को मेन बोलेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं रहे, मेन वर्ब रहे, तो मेन मेने रहेगा, पिताजी हैं घर में तो पिताजी पिताजी रहेंगे, यानी अगर अकेले मेन वर्ब आता है तो मेन के मेन रहेगा, अकेले अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल करके चेंज करके क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। जैसे देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ लगा हुआ एम, ये हो गया एच बी, एकरा लिए, इसके लिए, आई के लिए स्पेशल। यहाँ क्या है, गोइंग, गो मैंने जाना, दोनों में से मुख्य कौन हुआ, देखो जब मेन वर्ब होगा और लास्ट में हिंदी करेंगे तो ना करके आएगा, जैसे गो, गो मैंने क्या होता है, जाना है ना, लास्ट में वो मुख्य काम करेगा। बताओ एम कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, अरे एम कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, बस हो गया सहायक क्रिया, इसको हिंदी बोलते हैं सहायक, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। कौन सा क्रिया, इसे मुख्य क्रिया कौन था, गो, इसे मुख्य क्रिया कौन था, गो। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि अगर ये नहीं रहे सेंटेंस में, जैसा कि यहाँ देखो, राम इज नॉट ए गुड बॉय, इसमें कोई काम हुआ है, इसमें भी देखो ना, ही विल कम सुन, इसमें तो मुख्य मेन वर्ब काम हो गया, मेन वर्ब कुछ हो गया, काम माने आना, काम माने आना, तो मेन कुछ हो गया, काम, मेन जो हो गया मेन वर्ब काम हो गया। अब मेरा साथ सपोर्ट करे वाला कौन आले,
विल आले कि नहीं आले, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ देखो, राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम को काम हुआ है, गुड तो ये तो क्वालिटी ना हो गया, काम मुख्य रूप से कन हो रहा है, राम अच्छा लड़का है, इसमें काम कुछ हुआ, काम तो नहीं हुआ। अब क्रिया का मतलब काम होता है। अब समझा, जब काम नहीं हुआ तो हम यहाँ पर जो प्रयोग किए इज को, ये है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पर अनुपस्थित है, जिसकी वजह से हम हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान लेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि सर यहाँ जो है इस सेंटेंस में इज हो गया, वो कुछ हो गया, मेन वर्ब हो गया। बोलो समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? ऐसे हम पढ़ाए थे इसको, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट होकर बाद आता है वर्ब। अब वर्ब हम ये तो नहीं बोले कि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए चाहे मेन वर्ब, हम बोले वर्ब। अब वर्ब दोनों है, हेल्पिंग भी और मेन भी, हेल्पिंग भी और, तो बस पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। अब तीसरा क्या है, सबसे अंत में उसका फुल स्टॉप होगा, ये देखो इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ओकर बाद वर्ब, ओकर बाद जो रहे ऑब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्टे रहता है तो रहेगा, लास्ट में कुछ रहेगा फुल स्टॉप। तो हम इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल मतलब ना इसमें निगेटिव हो, ना इंट्रोगेटिव हो, ना इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कुछ है इसमें प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा, इसमें नकारात्मक आ रहा है, नहीं नहीं करके क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है इसमें नहीं, इसलिए इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न से रक्षा पूछ रहा है नहीं। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? बात समझे? नीचे आते हैं दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस दूसरा प्रकार से कैसे पूछते, एगो तो पहला ऐसे बोल देगा कि मैं अच्छा लड़का हूँ, बताओ हम केरो से कुछ तुलना किए, कोई डिग्री उग्री का इस्तेमाल किए, हम इसमें नकारात्मक का प्रयोग किए कि हाँ मैं उससे अच्छा हूँ, हम मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोले। क्या मैं अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोले, हम सिंपल बोले मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। क्या हो गया? यार मैं पहले मैं बोलेंगे, उसके बाद अच्छा हूँ, तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और अंतिम में क्या रहेगा, फुल स्टॉप, अंतिम में फुल स्टॉप। अब दूसरा समझते हैं, हमने दूसरा का प्रयोग किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एक वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है। कौन पूछता है? लगे कि हमको से प्रश्न पूछ रहा है, जैसे हम यहाँ लिखे देखो, कह रहा है जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य के साथ जो प्रश्न पूछने का काम करे, कोई पूछने का काम करे, प्रश्न। जैसे बोलेगा मैं खाना, क्या तुम स्कूल जाते हो, है ना, वह अधिक, क्या राम स्कूल जाता है ना, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब कुछ भी करके आए जिसमें लगे कि आपको हमारा कुछ पूछ रहा है ना, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सी बोलते हैं बाबू? आ जाओ इंग्लिश में। हमने लिखा ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। आस्क माने होता है पूछना, ए माने एक, और क्वेश्चन माने प्रश्न। एक वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछे, कोई पूछे। हाँ, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वैसा वाक्य जो प्रश्न पूछता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? अब समझते एग्जांपल कि कैसे आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बनाने के लिए देंगे 50 से 100 को क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम 80 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक कहां से बनेगा। और अभी आप अगर नौटंकी करेंगे तो पक्का कल नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर आप लोग आगे पता है इसके आगे क्या होने वाला है। इसलिए समझिए, नहीं समझ में आता हमको 2-3-4 बार पूछ लो। अभी हम बता रहे हैं ना, 3-4 बार और बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा के इधर समझिए। आ जाओ, क्वेश्चन कैसे आता है, लिखेगा व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्या लगा है, प्रश्नवाचक। पहले आपको देखते चलना है, व्हाट इज योर नेम, बताइए क्या है। व्हाट माने क्या होता है, क्या, प्रश्न पूछने वाला। हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, है ना, हु विल हेल्प यू, कौन आपको हेल्प करेगा, बस मेरा। दूसरा, आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हो। वाई डिड ही नॉट गो देयर, तुम, वाई डिड ही नॉट, है क्या, वाई डिड ही नॉट गो देयर, वह क्यों वहां नहीं गया, वह क्यों वहां नहीं गया, क्वेश्चन पूछ रहा। तीसरा, यहां इसको समझना, इसमें सेंटेंस में नोट में हमने क्या लगाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड या एक्सिलरी वर्ब, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ब, और एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसी हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ब से शुरू होता है, कहने गया इंट्रोगेटिव एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, इससे अंत में और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क किसको बोलते हैं, आप लोग पता होगा, क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा हंसको जैसा टेढ़ होता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। मुख्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, छोड़ो हम समझाते इसको, इसको क्या पढ़ना है, देखो कह रहा है ना, कैसनो सेंटेंस रहे जेकरा में शुरू अक्षर वर्ब नहीं रहेगा, शुरू अक्षर, सॉरी क्या बोलते हैं, शुरू अक्षर सब्जेक्ट नहीं रहेगा,
शुरू अक्षर सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे हम इसमें क्या लिखा है, असर्टिव सेंटेंस में क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट ओकर बाद रहेगा वर्ब ओकर बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बात करेंगे जैसे इंट्रोगेटिव के, तो उसमें सबसे पहला जो अच्छा रहेगा उस सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसके जगह पर क्वेश्चन मार्क सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा। कौन सा वर्ड, इंट्रोगेटिव। अब सवाल ये उठता है इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हम वर्ड मैंने सब होता है, इंट्रोगेटिव मैंने प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द एक ऐसा शब्द को कहते हैं जिसको उच्चारण करने से, जिसको बोलने से लगे कि हमको से प्रश्न पूछता है। जैसे तुम कौन हो, क्या नाम है, कहां जाते हो, किसका भाई हो, कौन क्लास में पढ़ते हो, क्या, कौन, किसको, कैसे, ये सारा प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा। जैसे हम बोले तुम अच्छा लड़का हो, थोड़ा कुछ बोलने नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा कहेगा तो थैंक यू कह सकते हैं, बेसिक कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर बोले क्या तुम अच्छा लड़का हो, तो आप एक मतलब ये हो गया हम आपसे प्रश्न पूछ दिए, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, यस या नो बोलना पड़ेगा। बात समझ में आया। एक वैसा शब्द जो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर प्रश्न पूछे, इसलिए उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, या उसी को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब किसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। कभी हम जस्ट बता गए, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, उसके साथ साथ आर भी आता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हो, यहाँ आर का प्रयोग किया गया है, यहाँ आर का प्रयोग किया गया, तो ये हो गया एक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। डायरेक्ट याद रखो, हेल्पिंग वर्ब कभी कभी आगे भी देता है, सबसे पहले आगे भी हेल्पिंग वर्ब देता है कभी कभी, और कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है भाट उठ लगा करके। समझ में आ रहा है। ये दोनों स्थिति अगर सबसे पहले रहे और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगल रहे। कौन सा मार्क, कैसे पकड़ेगा आप सेंटेंस बनाने का तकनीक, सबसे आगे सब्जेक्ट न रह करके प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, प्रश्न पूछने वाला शब्द रहेगा, या एक्सिलरी वर्ब जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे इज, एम, आर का प्रयोग कर देगा आगे, है ना। और अंत में, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। कौन सा चिन्ह, देखिए प्रश्नवाचक हमने यहां लिख के रख दिया, प्रश्नवाचक लगा हुआ रहे तो आप वैसे सेंटेंस के जो प्रश्न पूछने वाला काम करेगा, जैसे ये सब, इसको हमको जी मार देंगे, गोल घेरा मार देंगे, कहेंगे सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है। अब सवाल ही आता है मन में आएगा कि सर काय को इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो देखिए मुख्य रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हमने सामने आपको सामने लिख दिया। इसको हम लोग प्यार से WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली, WH फैमिली। कौन सा बाबू, WH फैमिली। कैसे WH फैमिली, अगर सबसे आगे WH लगा रहेगा, अधिकतर वर्ड में बस एक दो वर्ड है जरा में H से शुरू होगा, लेकिन अधिकतर वर्ड में WH से शुरू होगा, उसको बोलते हैं WH फैमिली, मतलब WH के परिवार। जितना WH के परिवार है उस सब के सब प्रश्नवाचक शब्द है जो प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको WH फैमिली बोलते हैं। अब विशेष दिखाते हैं यहाँ पर, देखो लिखे हैं मुख्य इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हु, हुम, व्हिच, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, अब व्हाई, एगो लास्ट बचा हाउ खाली। बस मेरा क्या हुआ है देखो तो, WH 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 WH, बस ये खाली हाउ हो गया। हमने बोल के भी गया कि एच से भी शुरू होता है। इतना जितना शब्द है इस सारा सारा कहीं अगर शब्द के आगे दिखे और अंतिम में प्रश्न पूछने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा रहा है, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया। कोई दिक्कत किसी को, कोई बंदा की किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। अब नहीं अगर दिक्कत है तो हम इसको तुरंत साफ करके आगे बढ़े। कोई दिक्कत, 2 गो हो गया, अब बचा 3 गो, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझने वाले। कोई दिक्कत, चलो इसको आप उतार कर सकते हो।